प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने देखा कि डेनमार्क को प्रशा ने हरा दिया, गस्टाइन समझौता हुआ, शांति हो गई। बिस्मार्क तो चाहता था कि लगे हाथों ऑस्ट्रिया का काम भी तमाम कर दिया जाए, लेकिन प्रशा का सम्राट विलियम प्रथम अभी इसके लिए सहमत नहीं था, इसलिए बिस्मार्क को चुप होना पड़ा। लेकिन बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध का बहाना ढूंढ रहा है, क्योंकि वह जानता है जब तक ऑस्ट्रिया को जर्मनी के इस भूभाग के जो राज्य हैं वो ऑस्ट्रिया के पिछलग्गू हैं, जब तक उनको यहां से नहीं निकाल दिया, ऑस्ट्रिया को नहीं निकाला जाता, तब तक जर्मनी के एकीकरण का कार्य संभव नहीं हो सकता था। अतः बिस्मार्क युद्ध का बहाना ढूंढ रहा है और बड़ी जल्दी ही उसे युद्ध का बहाना बैठे बैठाए ऑस्ट्रिया नहीं दे दिया। लेकिन ऑस्ट्रिया से दो हाथ करने से पहले बिस्मार्क अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेना चाहता है। मतलब कि जब प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हो तो कौन देश ऑस्ट्रिया की सहायता कर सकता है, इसके लिए कूटनीतिक दांवपेच पहले ही खेल चुका है बिस्मार्क। अब सबसे पहले रूस, जिसे बिस्मार्क आगे चलकर अपने विदेश नीति की धुरी बनाएगा, रूस का ध्यान करेगा। आप सब जानते हैं कि रूस और ऑस्ट्रिया की आपस में नहीं बनती, क्योंकि डेन्यूब नदी के माध्यम से जब काला सागर में पहुंचता है, काला सागर में ऑस्ट्रिया पहुंचता है तो विरोध करता है रूस आता है काला सागर में तो विरोध करता है ऑस्ट्रिया। बिस्मार्क ने रूस में जब राजदूत था, रूस के जार के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिए थे। फिर मैंने आपको बताया था जब पोलैंड, जिस पर कि रूस का कब्जा था, पोलैंड में विद्रोह हुआ रूस के खिलाफ, तो सारे यूरोपीय देशों की सहानुभूति पोलैंड के साथ थी। लेकिन बिस्मार्क उस समय रूस में राजदूत था। बिस्मार्क ने अपने सम्राट से कहा कि पोलैंड की सीमा पर अपनी सेना लगा दो, ताकि कोई भी पोलैंड का विद्रोही भागकर प्रशा की तरफ नहीं आना चाहिए और रूस पोलैंड के विद्रोह को दबा दे। इस बात को लेकर भी कि पोलैंड हाथ से निकलते निकलते बचा, रूस बिस्मार्क का बहुत ही मुरीद था। तो कुल मिलाकर यदि प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होता है तो रूस ऑस्ट्रिया का साथ नहीं देगा। और आप सब जानते हैं काला सागर में आने को लेकर ऑस्ट्रिया ही रूस का विरोध करता है, इसलिए रूस की तरफ से तो निश्चित हो गया है बिस्मार्क। अब बात आती है फ्रांस की। आप सब जानते हैं प्रशा का चांसलर बनने से पहले बिस्मार्क फ्रांस में राजदूत था और यहां रहते हुए बिस्मार्क ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की अच्छाइयों और बुराइयों का बड़े अच्छे ढंग से अध्ययन कर लिया था कि चंचल प्रवृत्ति का है, अस्थिर बुद्धि का है, लालची है। अतः बिस्मार्क ने फ्रांस को ऑस्ट्रिया से अलग करने के लिए, क्योंकि जब प्रशा और ऑस्ट्रिया का युद्ध होगा तो संभावना थी कि फ्रांस ऑस्ट्रिया का कहीं सहयोग न कर दे, तो फ्रांस को अलग करने के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को एक लालच दिया। यहां पर ये जो प्रदेश है, यहां पर एक नदी बहती है जिसको राइन नदी कहते हैं, राइन नदी, और उसी के नाम पर इसे राइनलैंड कहा जाता है। यह राइनलैंड बड़ा ही उपजाऊ है। यहां पर रांगा, जस्ता, तांबा, कोयला, लोहे इत्यादि की खानें हैं, बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं, औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा है, फ्रांस को भी इसकी सख्त आवश्यकता है। बिस्मार्क ने कहा
हे सम्राट नेपोलियन, जब प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होगा, तुमने न तो ऑस्ट्रिया की सहायता करनी है न मेरी सहायता करनी है। तटस्थ रहना है, मजा देखना है, बदले में ये राइनलैंड का प्रदेश मैं आपको दे दूंगा। नेपोलियन ने सोचा, हींग लगे ना फिटकरी और सवाल भी बड़ा अच्छा, न इसकी सहायता न इसकी सहायता, मुफ्त में राइनलैंड मिल रहा है तमाशा देखने के बदले में। बोला ठीक है, लेकिन बिस्मार्क ने कहा कि ये जो स्लेस्विग व होल्स्टाइन, ये जो प्रदेश है, मैं इन्हें जर्मनी में मिलाना चाहता हूं, प्रशा में मिलाना चाहता हूं। बोला कोई बात नहीं, मिला लीजिए। लालच यहां काम कर रहा था, इसलिए नेपोलियन की आंखों पर पट्टी बंधी है। बोला आप मिला लीजिए। बिस्मार्क ने फ्रांस को भी अलग कर दिया, रूस को भी अलग कर दिया। अब इटली, जर्मनी की भांति इसी समय इटली भी अपना एकीकरण कर रहा है। इटली 9 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। वेनेशिया, लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना, टस्कनी, सिसिली, नेपल्स इत्यादि राज्यों में, रोम इत्यादि राज्यों में बटा हुआ है। सार्डिया पिडमॉन्ट राज्य के नेतृत्व में इटली भी अपना एकीकरण कर रहा है। लेकिन इटली के उत्तरी इटली में 2 राज्य हैं, वेनेशिया व लोम्बार्डी। वीना कांग्रेस में ये दोनों राज्य ऑस्ट्रिया को मिल गए थे। शर्त थी कि ऑस्ट्रिया इन पर शासन करेगा, इन्हें ऑस्ट्रिया में मिलाएगा नहीं, इन पर शासन कर सकता है। तो कुल मिलाकर वीना सम्मेलन में मेटरनिक ने अपनी कूटनीति के दम पर समुद्र तक पहुंचने के लिए ये हिस्सा प्राप्त कर लिया था। बिस्मार्क ने इटली से कहा कि जब ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हो तो पीछे से आप भी आक्रमण कर दें, यानी कि प्रशा और इटली मिलकर ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे। उत्तर की तरफ से प्रशा आक्रमण करेगा, दक्षिण की तरफ से इटली ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेगा। बदले में जीत के बाद, विजय के बाद बिस्मार्क ने कहा कि मैं आपको वेनेशिया ऑस्ट्रिया से दिलवा दूंगा, जिससे आपका एकीकरण का कार्य आसान हो जाएगा। इटली ने कहा कि ये तो ठीक है, हम आपकी बात को मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि ये युद्ध 3 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाना चाहिए। इटली को डर है कि ये गुप्त समझौता यदि ऑस्ट्रिया के समक्ष प्रकट हो गया तो उसका एकीकरण का कार्य खटाई में पड़ सकता है। कुछ अन्य आंतरिक समस्याएं थी इटली की, इसलिए इटली ने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर युद्ध शुरू हो जाना चाहिए। बिस्मार्क बोला 3 महीने बहुत दूर है, बस आप हां कीजिए, युद्ध बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए, रूस भी कट हो गया, इटली भी कट हो गया है, फ्रांस भी ऑस्ट्रिया से कट हो गया है। बचा है ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं। बिस्मार्क ने यह पता लगा लिया, चूंकि ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के जो राज परिवार हैं, इनके बीच वैवाहिक संबंध रहे हैं। और आपको याद होगा कि मेटरनिक भी 1848 की क्रांति के बाद भागकर इंग्लैंड ही गया था, और इंग्लैंड के फ्रांस के साथ कट्टर शत्रुता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ब्रिटेन ऑस्ट्रिया को ही सहायता कर सकता है। बिस्मार्क ने यह पता लगा लिया कि युद्ध के समय इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन ऑस्ट्रिया के पक्ष में कूद सकता है। आज इतना ही, थैंक यू।